गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इनकॉइस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, उन्होंने कोस्टल स्टेट्स को अलर्ट दिया है कि हाई वेव्स और इनंडेशन मतलब डूबने का लो लाइंग एरियाज से बचने के लिए। तो इनकॉइस जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1999 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा। और ये एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। और इस ये ओशन डेटा इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विसेज देती है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, साइंटिफिक कम्युनिटी को। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करती है, वार्निंग सर्विसेज देती है, डेली एडवाइजरीज देती है फिशर फोक को, शॉर्ट टर्म ओशन फोरकास्ट देती है डेली। एक ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम भी जो है इंडियन ओशन में ये मेंटेन करती है। तो इन्होंने जो स्वेल वेव्स की वार्निंग दी है वो होती क्या है? स्वेल वेव्स जो है वो, इसको हम ओशन स्वेल भी कहते हैं। और ये आपके लोकल विंड से नहीं बनती, बल्कि जो डिस्टेंट एरियाज़ में, डिस्टेंट सीज़ में स्टॉर्म्स आ रही होती हैं, जैसे कि हरिकेन्स आ रहे हैं, अगर बहुत लंबे पीरियड के गेल विंड्स आ रही हैं, तो उनसे वो स्टॉर्म्स वहाँ से बनती हुई जो है आपके कोस्टल एरियाज़ तक आ जाती हैं। तो ह्यूज एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एयर से वाटर की तरफ, और उसकी वजह से जो है ये वेरी हाई वेव्स बनती हैं। और ये वेरी डीप वाटर की तरफ जो है तरफ मूव होती हैं। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज़ ऑफ स्वेल वेव्स को? विंड की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लार्ज वेव होगी। विंड की ड्यूरेशन मतलब अगर बहुत लंबे टाइम तक विंड ब्लो करेगी तो भी लार्ज वेव होगी। जितना ग्रेटर डिस्टेंस विंड ट्रैवल करेगी ओपन वाटर में, तभी भी लार्ज वेव होगी। तो स्वेल वेव्स इंडिया में जो है, जैसे कि केरला जैसे स्टेट्स में बहुत कॉमन हो चुकी है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स का प्रेशर सिस्टम होता है वो स्वेल वेव्स एज हाई एज 11 मीटर्स तक बना सकता है। इसी के लिए ही जो है इनकॉइस ने स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम 2020 में लॉन्च किया था, जिससे कि लगभग 7 दिन एडवांस में ही जो है ये वार्निंग दी जा सकती है कि स्वेल वेव्स आने वाली हैं। तो स्वेल वेव्स और सुनामी में फ़र्क क्या है? स्वेल वेव्स जो हैं, वो तो आपकी जो है डिस्टेंट विंड्स या डिस्टेंट स्टॉर्म्स की वजह से होती हैं, लेकिन सुनामी जो है वो एनॉर्मस वेव्स क्रिएट होती है अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से। सुनामीज़ जो है वो 10 टाइम्स फास्टर होती हैं स्वेल वेव से, इसलिए उनके बारे में जो है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्वेल वेव्स। तो कोस्टल स्टेट्स जो है उनको अलर्ट जारी किया गया है। इनकॉइस ने कहा है कि हाई सी वेव्स आने वाली हैं, जिनको हम स्वेल वेव्स भी कहते हैं, और ये कोस्टल एरियाज़ ऑफ गोवा, महाराष्ट्र, इन सबको हिट कर सकती हैं। तो फिशरमैन और कोस्टल पॉपुलेशन को जो है वार्निंग दी गई है। जो इसकी वजह से फ्लडिंग इवेंट्स होते हैं उसको केरला में लोकली कलाकडल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुल्ला पेरियार डैम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु ने केरला को अक्यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट में कि सेफ्टी ऑफ मुल्ला पेरियार डैम को ब्लॉक कर रहा है केरला, मेंटेनेंस वर्क नहीं करने दे रहा है। तो केरला जो है उन्होंने इवन रूटीन मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस वर्क भी अलाउ नहीं किया है। तमिलनाडु ने कोर्ट को कहा है कि केरला को कहा जाए कि जो है स्ट्रेंथनिंग वर्क तमिलनाडु को करने दिया जाए। तो मुल्ला पेरियार डैम है क्या? मुल्लायार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर ये डैम लोकेटेड है। ये डैम है तो केरला में, बट इसकी जो ओनरशिप है वो तमिलनाडु के पास है। तो इसको जो है 1800s में बनाया गया था त्रावणकोर के अंदर। और इसको ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी को 1000 ऑलमोस्ट 999 ईयर की लीज पर दे दिया गया था। और ये एग्रीमेंट जो है, इसमें फुल राइट्स जो है वो तमिलनाडु को दिए गए थे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस लैंड पर। और इस लैंड में होना क्या था कि जो पेरियार रिवर है वेस्ट फ्लोइंग, उसको ईस्टवर्ड्स मूव करना था ताकि एरिड रीजन्स ऑफ एरिड रीजन्स ऑफ तमिलनाडु जो है उनको जो है फीड किया जा सके, वाटर दिया जा सके। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो केरला गवर्नमेंट ने कहा कि जो पुराना गवर्नमेंट है वो वैलिड नहीं है। उसको तो त्रावणकोर और ब्रिटिश राज के बीच में वो एग्रीमेंट हुआ था,
तो इसलिए वो इनवैलिड है। तो इसी की वजह से जो है ये एग्रीमेंट को 1970s में रिन्यू किया गया। तमिलनाडु को कहा गया कि जो है राइट टू लैंड और वाटर जो है वो डैम से आपको मिलेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए साइट पर। केरला को रिटर्न में रेंट मिलता है। ठीक है। अब डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ? तो सेफ्टी कंसर्न्स सरफेस हुए 1979 में, जब ये रिपोर्ट किया गया कि केरला में एक माइनर अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से जो है डैम्स में क्रैक हो गए हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने को कहा गया कि एग्जामिन किया जाए कि क्या क्रैक्स हुए हैं और कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो इमरजेंसी मेजर में कमीशन ने कहा कि जो लेवल ऑफ वाटर जो है रेजरवायर में है उसको 142 की बजाय 136 फीट तक ही रखा जाए, और ये वाटर लेवल बाद में बढ़ा दिया जा सकता है जब डैम को स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा। तो दो पर्सपेक्टिव उस टाइम पर इमर्ज हुए। तमिलनाडु ने क्लेम किया कि पीरियोडिक रिपेयर्स की जा रही हैं ऑलरेडी, तो केरला गवर्नमेंट जो है अब वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर दे, वो 136 की बजाय 142 या 152 तक भी अलाउ करे। केरला ने कहा नहीं, वाटर लेवल जो है हम नहीं इंक्रीज़ कर सकते क्योंकि जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये डैम लोकेटेड है ये अर्थक्वेक प्रोन है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा तमिलनाडु को कि आप वाटर लेवल बढ़ा लो 142 फीट तक, क्योंकि जो है केरला जो आर्गूमेंट रख रहा है वो बेसलेस है। तो केरला गवर्नमेंट ने 2003 में एक एक्ट पास करके अमेंडमेंट की और उसमें कहा कि मुल्ला पेरियार डैम का जो रीजन है वो एंडेंजर्ड है, इसलिए वहाँ पर जो लेवल ऑफ वाटर है वो 136 फीट से ऊपर नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 2014 में। और केरला को कहा गया, केरला जो है वो तमिलनाडु को 2014 में कहा कि केरला जो है वो रोक नहीं सकता तमिलनाडु को वाटर लेवल रेज करने के लिए 142 फीट तक। तो केरला के कंसर्न्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए 3 मेंबर सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ताकि उस वाटर लेवल को के प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के प्रोसेस को भी देखा जा सके और डैम को रूटीनली इंस्पेक्ट भी किया जा सके और सेफ्टी कंसर्न्स को भी देखा जा सके। तो अब डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में देखते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम पे वो कैसे लगेगा। तो डैम सेफ्टी एक्ट आपको याद है कि दिसंबर 2021 में आया था कि जो इसमें सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन डैम्स के लिए प्रोविजंस हैं और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी क्रिएट किए हैं कि फिर सेफ फंक्शनिंग कैसे उनकी की जा सकती है। तो की प्रोविजंस क्या हैं उस एक्ट के? तो ये एक्ट जो है ये एक्ट उन डैम्स पर एप्लीकेबल है जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है या फिर 10 से 15 मीटर के बीच में है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। तो इसमें दो नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। एक तो एनसीडीएस जो कि पॉलिसीज़ या रिकमेंडेशंस देता है, और एनडीएसए जो कि इम्प्लीमेंट करता है उन पॉलिसीज़ को। ठीक है। तो एनडीएसए जो है बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। डैम के ओनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सुपरविजन के लिए। तो एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से अगर कोई भी डैम ऐसा है जो दूसरी स्टेट में लोकेटेड है लेकिन उसको यूज़ एक और दूसरी स्टेट करती है, तो उसको जो है एनडीएस से जो है वो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का रोल उसमें निभाएगा। तो ये एक वैलिड केस आपका मुल्ला पेरियार डैम पर होता है क्योंकि वो लोकेटेड है केरला में, और लेकिन उसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। तो इसलिए वो जो मुल्ला पेरियार डैम है वो एनडीएसए के परव्यू में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैटाटुम्बो लाइटिंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से यूनिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग के लिए। तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग क्या है? एक फिनोमिना है कि कैटाटुम्बो रिवर है जो वेनेजुएला में, वहाँ पर बार बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती रहती है। तो ये होता कहाँ पे है? कैटाटुम्बो रिवर जो कि लेक माराकाबो जो कि वेनेजुएला की लार्जेस्ट लेक है वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। तो कैसे होता है ऐसा? जो वार्म मॉइस्ट एयर है कैरिबियन सी की, वो पुश होती है एंडीज माउंटेन्स की तरफ और कोलाइड होती है कूलर एयर जो कि पीक्स से आ रही है। तो इससे वजह से क्या होता है? स्टॉर्म बन जाती है। वार्म एयर जो है वो रैपिडली राइज होती है लोकल लैंडस्केप में,
और जैसे वो ऊपर राइज हो रही होती है, वो कूल होती है, कंडेंस होती है, उसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स और टेम्परेचर डिफरेंशियल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट करते हैं इन क्लाउड्स में। और ये कैटाटुम्बो लाइटनिंग जो है ये फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की वजह से डिस्टिंग्विश्ड है, क्योंकि ये स्ट्राइक्स जो है वो लगभग 160 रातों तक होती है हर साल, और एवरेज ऑफ 28 लाइटनिंग हर मिनट स्ट्राइक करती है पीक पर। और इसलिए जो है इधर इतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, इसलिए इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो लेक माराकैबो क्या है, जो ये आपके वेनेजुएला में लोकेटेड है, ये लेक लार्जेस्ट लेक है लैटिन अमेरिका की, अमंग द ओल्डेस्ट वाटर बॉडीज़ है ये प्लानट पर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि गिफ्ट IFSC में लोकेटेड है, उनको अलाउ किया गया है कि वो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ में, अपने आप को बिना रजिस्टर किए सेबी से। तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओवरसीज़ इन्वेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि खासकर अगर हम इंडिया के कंटेक्स में देखें तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं बिना खुद को सेबी से डायरेक्टली रजिस्टर किए। तो जो FIIs होते हैं उनको ऐसी हर तरह की इन्वेस्टमेंट हर क्वार्टर में सेबी को बतानी पड़ती है, लेकिन उनको आइडेंटिटी नहीं बताने की ज़रूरत होती है कि कौन एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स जो है को हम डिनोट करते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंट्री के आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डेरिवेटिव्स, फिक्स डिपॉजिट्स, किसी में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रिप प्राइसिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि ड्रिप प्राइसिंग के मेथड जो हैं वो कंज्यूमर्स को हिडन चार्जेस से जो है वो छुपाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है? ड्रिप प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग टेक्निक है जिसमें फर्म आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सिर्फ उतना ही प्राइस बताती है, लेकिन जो बाकी के चार्जेस हैं वो बाद में आपको पता लगते हैं जब आप उसको एक्चुअल में बाय करने लगते हो। तो ये इनिशियली जो है वो जो मैंडेटरी चार्जेस होते हैं वो आपको नहीं बताए जाते हैं, जैसे कि बुकिंग सर्विस, रिजॉर्ट, क्रेडिट कार्ड की क्या फ़ीस होगी, लोकल होटल टैक्सेस, या कोई भी तरह का एड ऑन जो मैंडेटरी होता है वो जब आप परचेज़ कर लेते हो उस प्रोडक्ट को तब आपको बताए जाते हैं। ठीक है। तो ये सेलर जो है वो शुरू में नहीं बताता है जानबूझकर, ताकि आपको कम प्राइस दिखाया जा सके। तो कंपनीज जो है वो प्राइस ड्रिपिंग अप्रोच को यूटिलाइज़ करती है ताकि कस्टमर को एंटाइज किया जा सके कि वो परचेज प्रोसेस कम से कम स्टार्ट तो करें। ठीक है। खासकर ये आप कहाँ पर देखते हो ऐसा? जब एयरप्लेन की टिकट खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ एयरप्लेन की टिकट का प्राइस दिखाया जाता है, जबकि उसमें बैगेज फ़ीस वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। वो आपको बाद में जब आप परचेज़ कर लेते हो टिकट तब आपको आगे वो सब चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MQ-9B प्रेडेटर। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स जो इंडिया US से परचेज़ कर रहा है उनको तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, अनआर्म्ड UAVs हैं, और ये अनमैन्ड UAVs हैं। और ये MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किया है। ये ड्रोन सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके दो वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन, और ये लगभग 5670 kg का वेट उठा सकते हैं। फ्यूल कैपेसिटी इसमें 2721 kg तक की है, और ये एज क्लोज एज 250 मीटर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड्योरेंस इसकी 40 आवर्स तक की होती है, और ये स्ट्राइक मिसाइल्स तक कैरी कर सकते हैं अपने साथ, जैसे कि हेलफायर मिसाइल्स जो कि लगभग 450 किलोमीटर 450 किलो के बॉम्ब्स भी जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कैपेबल भी होते हैं। इनको सेफली सिविल एयर स्पेस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा जब गवर्नमेंट दोबारा से पावर में आएगी। तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होते हैं? जो ये प्रॉफिट्स आप किसी भी कैपिटल असेट को सेल करने पर अक्यूमुलेट करते हो उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड का ही हो, बल्कि लैंड बेचने पर, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, पेटेंट्स, कुछ भी हो सकता है जो आपका कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी, मशीनरी, जब आप उसको बेचते हो आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। ठीक है। इवन राइट्स, या फिर आप किसी कंट्री में आप किसी कंपनी के राइट्स भी बेचते हो अपने, आप अपने शेयर्स बेचते हो, तो भी आपको जो है वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो कैपिटल जो है वो गेन्स टैक्स या तो शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है। तो और इसको जब असेट जब किसी दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब उसके जो है ये टैक्स लगाया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जब आपने कोई भी असेट 36 महीने से कम अपने पास रखा और उसको बेच दिया तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म असेट मानकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में ये ड्यूरेशन 24 मंथ्स की होती है। ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी जो आप होती है लैंड या बिल्डिंग की, उसमें 24 मंथ्स से कम अगर आपने बेच दिया तो जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 36 महीने के तक से ज़्यादा अगर आपने रखा अपने पास और फिर बेचा तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के जो है कंटेक्स्ट में अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा जो है वो होल्ड किया है उन प्रोडक्ट्स को, तब आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने जो है इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड जो है वो रिलीज़ किया है। जो ये निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट करके सिक्योरिटीज़ ऑफ निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स में ऐसी 30 कंपनीज़ हैं जो किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी से जो है वो इम्पैक्ट नहीं होती है मोस्टली, और ये हमेशा रेगुलर डिमांड में रहती हैं। तो इनको हम डिफेंसिव स्टॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी में कैसी परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं है, तो उन तरह के शॉक्स इन पर ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। तो ये इसलिए साइक्लिकल चेंजेस से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है। तो निफ्टी क्या है? एक मार्केट इंडेक्स जो कि एनएससी ने 1996 में इस्टेब्लिश किया था। इसमें 12 सेक्टर्स से कुछ जो है मेजर स्टॉक्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो इंक्लूडेड है, और ये कलेक्टिवली स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। एनएससी जो है वो कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इसमें रैंक करता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is INCOIS. This topic is important for your environment section. So Indian National Center for Ocean Information Services has cautioned coastal states to remain alert for the sea being rough with high waves and inundation of low-lying areas. So what is INCOIS? INCOIS is an autonomous organization which was established in 1999 under Ministry of Earth Sciences, and it is a unit of the Earth System Science Organization. It provides ocean data, information, and advisory services to society, industry, government, and scientific community. So, INCOIS provides round-the-clock monitoring and warning services to the coastal population on tsunamis, storm surges, high waves, etc. It also provides daily advisories to fisher folk so as to help them locate areas of abundant fish in the ocean. It also provides short term ocean state forecasts, which are issued daily. It deploys and maintains a suite of ocean observing systems in the Indian Ocean. Okay, to collect data on various parameters. So, what are swell waves? So, these are waves which are formed by an ocean swell. So, these ocean swells do not occur due to the local winds but rather due to the distant storms which are happening in the high seas, okay, like hurricanes. So, during such storms, huge energy transfer takes place from air into the water, which leads to the formation of very high waves. So, it moves from very deep water. And what are the factors which affect the size of swell waves? So, wind speed, of course. Greater the wind speed, the larger the wave. Then, the longer the wind blows, the larger the wave.
The greater the distance the wind travels over open water, the larger will be the wave. So usually states like Kerala witness these swell waves, and this pressure system, which results in strong winds, can lead to the formation of swell waves of up to 11 meters in height. INCOIS has launched the swell surge forecast system in 2020 that gives warning 7 days in advance about such swell waves. So, what is the difference between swell waves and tsunamis? So, tsunamis are series of enormous waves created by an underwater disturbance, usually associated with earthquakes occurring below or near the ocean. Tsunamis are around 10 times faster than swell waves. Okay, so INCOIS has forecasted that high sea waves, also known as swell waves, may hit the coastal areas of Goa, Maharashtra, West Bengal, etc. INCOIS has cautioned fishermen and coastal population and urged for total suspension of operational or recreational activities at beach or near shore regions. Such flooding events in Kerala are called Kalakkadal. Okay. So the next topic is Mulla Periyar Dam. This topic is important for your economy and your governance section. So Tamil Nadu has accused Kerala in Supreme Court of complaining about the safety of Mulla Periyar Dam but blocking necessary maintenance work on the dam. So it contended that Kerala has managed to delay even routine annual maintenance work. So Tamil Nadu, that's why, has asked the court to tell Kerala to let them finish strengthening work on the smaller dams and the main dam, and to cut 15 trees for this. So Mulla Periyar Dam is situated at the confluence of Mullayar and Periyar rivers. The dam is located entirely in Kerala. It was built in late 1800s in the princely state of Travancore, and it was given to British-ruled Madras Presidency on a 999-year lease in 1886. So this agreement granted full rights to Tamil Nadu to construct irrigation projects on this land, and this dam was built to divert eastwards a part of otherwise west flowing Periyar River so as to feed the arid regions of Tamil Nadu. But after independence, Kerala government said that earlier agreement was between British Raj and Travancore, so that's why it was invalid, and that's why it needed to be renewed. So as a result, agreement was renewed in 1970s, and Tamil Nadu was given right to the land and water from the dam, as well as authority to develop hydropower projects at the site, and Kerala received rent in return for the same. So the dispute originated in 1979 when Kerala reported that a minor earthquake had caused cracks in the dam. So Central Water Commission was asked to examine the structure and suggest ways to strengthen it. As an emergency measure, Commission recommended that the level of water stored in the reservoir be lowered to 136 feet from about 142 feet earlier. So it held that water level could be raised later when the dam structure would be strengthened. So this caused two divergent perspectives. Tamil Nadu claims that it has undertaken periodic repairs on the dam. So Kerala government is still not allowing it to raise the water level. Kerala says that it is not safe to raise the water level because the Idukki district is earthquake prone. So Supreme Court in 2006 said that Tamil Nadu government should raise the water level to 142 feet, and it said that apprehensions by Kerala were baseless. Kerala government countered this with an amendment to 2003 Kerala Irrigation and Water Conservation Act, and this amendment classified Mulla Periyar Dam region as endangered and restricted the level of water in it to 136 feet. But this amendment was later declared unconstitutional by Supreme Court in 2014, when Supreme Court said that Kerala could not obstruct Tamil Nadu from raising the water level to 142 feet. So to allay Kerala's concerns, Supreme Court formed a three-member supervisory committee to oversee the process. So how the Dam Safety Act comes into picture here? So we know that this Dam Safety Act was um, uh, this Safety Act came into force in December 2021, and it is aimed to address the long felt need of uh, addressing issues concerning the safety of all major dams. So it provides for surveillance, inspection, operation, and maintenance of certain dams for prevention of disasters related to dam failure. It also creates institutional mechanism to ensure their safe functioning. So this act covers those dams which are having a height of over 15 meter and between 10 meter and 15 meter with certain stipulations. So this creates two national institutions. First is the NCDS,
which basically evolves policies and recommends necessary regulations. Then there is NDSA, which implement those policies and address unresolved issues between two states. So NDSA will be the regulatory body. Dam owners will be held responsible for the construction, operation, maintenance, and supervision of dams. So, as per the Act, NDSA will perform the role of the state dam safety organization for a dam if it is located in one state and used by another. So, this is the case, of course, in Mullaperiyar Dam. That's why it comes under the purview of NDSA. So the next topic is Catatumbo lightning. This topic is important for your environment section. So a convergence of several factors give rise to the unique conditions required for Catatumbo lightning. So Catatumbo lightning is a mesmerizing natural phenomena which occurs over the Catatumbo River in Venezuela, where lightning strikes almost continuously. So this primarily happens at the mouth of Catatumbo River, where it meets Lake Maracaibo, which is the largest lake in Venezuela. So how it occurs? Warm, moist air from the Caribbean Sea is pushed towards Andes Mountains, where it collides with cooler air descending from the peaks. This collision creates a perfect storm, and the warmer air is forced to rise rapidly by the shape of the local landscape. As it does, it cools and condenses. It forms towering cumulonimbus clouds. The combination of strong winds and temperature differentials generate electrical charges within these clouds. So Catatumbo lightning is distinguished by its frequency and duration. The strikes occurs for up to 160 nights in a year, with an average of 28 lightning strikes per minute at its peak. So, due to the constant flow of this current, this area has earned the title of lightning capital of the world. So, what is Lake Maracaibo? This is located in Venezuela and it is the largest lake in Latin America. It is also among the oldest water bodies on the planet. Okay. So the next topic is participatory notes. This topic is important for your economy section. So foreign portfolio investors domiciled at Gift City have been allowed to issue participatory notes. So these participatory notes are financial instruments used by investors and hedge funds to invest in Indian securities. And of course, no registration is required with the SEBI. So investments flowing in through PNs are offshore derivative investments. These are issued by registered foreign portfolio investors to oversee investors who wish to be part of Indian stock market without registering themselves directly. So FIIs have to report all such investments each quarter to SEBI without disclosing the identity of the actual investors. So what are these foreign portfolio investing? What is foreign portfolio investment? So it refers to purchase and holding of foreign financial assets by investors who are seeking to invest in a country outside of their own. It could be in the form of stocks, bonds, mutual funds, derivatives, fixed deposits, and this is of course regulated by SEBI in India. So the next topic is drip pricing. This topic is important for your economy section. So central government has recently warned about drip pricing, saying that it can surprise consumers with hidden charges. So what is drip pricing? It is a pricing technique in which the firms advertise only a part of product's price and revealing the other charges only when consumer gets through the buying process. Initially they avoid telling you the fees like booking service fees, resort credit card fees, local hotel taxes, etc. And these additional or mandatory costs are only disclosed by the seller one by one, like dripping to the buyer at the point of purchase. So companies may utilize this price dripping approach to entice a consumer into starting the purchase process. So the most common example of this price dripping is um, the cost of an airplane ticket, whereby you are not told about the baggage costs and you have to pay it later only. Okay. So the next topic is MQ-9B Predator. This topic is important for your security section. So MQ-9B Predator drones in India that we will be buying from United States will be placed in two states, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. So these MQ-9B Predator drones are high altitude, long endurance, armed UAVs which are capable of remotely controlled or autonomous flight operations. So it is a variant of MQ-9 Reaper developed by General Atomics Aeronautical Systems. So US uses these drones for surveillance, intelligence gathering and airstrikes, and it has two variants, Sky Guardian and Sea Guardian. So it can carry up to 5670 kgs
and a fuel capacity of 2721 kgs. It can fly as close as 250 meters. It has a maximum endurance of 40 hours. It is armed with strike missiles. It can carry 4 Hellfire missiles and around 450 kg of bombs. It is capable of automatic takeoffs and landings also, and it can also be safely integrated into civil airspace. So the next topic is capital gains tax. This topic is important for your economy section. Finance Minister has denied reports that Income Tax Department is going to introduce changes in capital gains tax structure after the new government takes over. So what is capital gains tax? So the term capital gains can be defined as profits accumulated from the sale of any capital asset. It could be not just stock or mutual funds, but here even land, buildings, house property, vehicles, patents, trademarks, leasehold rights, machinery, jewelry, even your rights in relation to an Indian company, rights of management control, or any other legal right. So capital gains can either be short term or long term. So these taxes are levied when an asset is transferred between owners. So short term capital gains tax is imposed on any asset which is held for less than 36 months, and in case of immovable properties the duration is 24 months. The long term capital gains tax is applied when the asset is held over 36 months, and assets like preference shares, equities, UTI units, securities, equity based mutual funds, and zero coupon bonds are considered long term capital assets if they are held for over 1 year. Okay, the profits generated through the sale of such an asset would be treated as long term asset, and long term capital gain that's why applied to it and taxed accordingly. So the next topic is Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund. This topic is important again for your economy section. So Grove Mutual Fund has recently launched India's first Nifty Non-Cyclical Consumer and Index Fund, which is a type of mutual fund that aims to generate long-term capital growth by investing in securities of Nifty Non-Cyclical Consumer Index. This index contains 30 companies that are not majorly impacted by economic instability and are in regular demand. So these are also known as defensive stocks because these stocks outperform the industry in the stock market despite economic instability. So they are of course not affected by cyclical changes. So that's why they remain in demand constantly. So what are the key facts about Nifty? Nifty is a market index which was introduced by NSE in 1996, and it includes stock of companies from 12 sectors, and they collectively represent the stock market and economic trends of India. And remember, the NSE ranks these companies based on free float market capitalization. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.